ओके, तो 4 एपिसोड की जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं अपने 5वें एपिसोड पे, चेरनोबिल एपिसोड 5, जो कि शुरू होता है एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ के साथ इन सिटी ऑफ प्रिपियट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पहले 25 अप्रैल 1986, 12 घंटे पहले एक्सप्लोजन से। यहाँ पर एनाटोली डियाटलोव और निकोलाई फोमिन आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने सेफ्टी टेस्ट सही तरीके से कंप्लीट कर लिया तो उन दोनों का प्रमोशन हो जाएगा। तभी वहाँ पर प्लांट डायरेक्टर ब्रुकानोव आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो टेस्ट हम करना चाहते हैं उसके लिए हमें कम से कम 10 घंटे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कीव से एक फ़ोन कॉल आया है और वो फर्दर रिडक्शन बियर नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी में, यानी वो पावर कट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें 10 घंटे वेट करना पड़ेगा। और वो डियाटलोव से पूछते हैं कि क्या ये सेफ़ है, तो डियाटलोव और फोमिन कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सेफ़ है और हम ये टेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट डे मॉस्को, मार्च 1987। यहाँ पर प्रोफेसर लेगासोव से मिलने केजीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर चारकोव आते हैं और वो लेगासोव को थैंक्स बोलते हैं उनकी प्रेजेंटेशन के लिए वियना में, और उन्हें बताते हैं कि लेगासोव को हीरो ऑफ सोवियत स्टेट का अवार्ड मिलने वाला है और उन्हें प्रमोट करके डायरेक्टर बनाया जाने वाला है कुर्चाटोव इंस्टीट्यूट का, लेकिन ये सब कोर्ट के ट्रायल के बाद होगा। तब लेगासोव उनसे पूछते हैं कि आपने प्रॉमिस किया था कि बाकी के जो रिएक्टर्स हैं उन्हें आप ठीक करेंगे, लेकिन चारकोव कहते हैं सब कुछ ट्रायल के बाद। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर लेगासोव अपने घर पे बैठे हैं और उनका हेयर फॉल हो रहा है, जो कि एक रेडिएशन का एक आफ्टर इफेक्ट है, और उनके घर पर उलाना कॉम्युक उनसे मिलने आती हैं और उन्हें लगभग फोर्स करती हैं कि वो सच बोलें ट्रायल में। तब लेगासोव कहते हैं कि ये सिर्फ एक शो ट्रायल है और जो ज्यूरी है, जजेस हैं, वो ऑलरेडी अपना वर्डिक्ट दे चुके हैं, लेकिन उलाना कहती हैं कि वहाँ पर साइंटिफिक कम्युनिटी के मेंबर्स को भी बुलाया गया है ट्रायल को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप वहाँ पर प्लीज़ सच बोलना ताकि शायद उनमें से कोई कुछ सुने और कुछ कर सके। तब लेगासोव वोल्कोव का एग्जाम्पल देते हैं कि वो साइंटिस्ट जिसकी रिपोर्ट तुम्हें मिली लाइब्रेरी में, उसे पता होने के जुर्म में, उसका जुर्म ये था कि उसे सब कुछ पता था, इसलिए उसको उसके पोजीशन से हटा दिया गया। और तुम्हें क्या लगता है कि ये साइंटिस्ट जिन्हें हैंड पिक किया गया है कुछ करेंगे? क्यों? तो उलाना कहती हैं क्योंकि तुम वैलेरी लेगासोव हो और तुम कुछ मायने रखते हो, और लेगासोव को मोटिवेट करती हैं ताकि वो सच बोलें ट्रायल में। नेक्स्ट सीन हमें ट्रायल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले बोरिस शबरीना ट्रायल को स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये सब शुरू हुआ एक सेफ्टी टेस्ट से, पर टेस्ट क्यों? रिएक्टर नंबर 4 न्यू नहीं था, 20 दिसंबर 1983 से ये काम कर रहा था और साल ख़त्म होने से पहले काम पूरा करने के लिए तीनों डियाटलोव, फोमिन और ब्रुकानोव को अवार्ड्स भी मिले, बट एक टेस्ट अब भी बाकी था। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट है वो कोर में जनरेट होती है और जो पंप होता है वो वाटर पंप करता है थ्रू द कोर, और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और उस स्टीम से एक टरबाइन घूमती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। लेकिन क्या हो अगर पावर स्टेशन में कोई पावर ही ना हो, एक ब्लैकआउट, इक्विपमेंट फेलियर या फिर किसी फॉरेन एनिमी का अटैक, तब क्या होगा? तो 3 डीजल बैकअप जनरेटर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो रिक्वायर्ड पावर है उस तक पहुंचने के लिए इन जनरेटर्स को 60 सेकंड लगते हैं ताकि सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे और कोई एक मेल्टडाउन ना हो, यानी कोई न्यूक्लियर डिजास्टर ना हो। तो थ्योरी ये थी कि टरबाइन तब तक घूमता रहे जब तक कि डीजल जनरेटर अपने फुल पावर पे काम नहीं करने लगते, उस 60 सेकंड के गैप को ब्रिज करने के लिए। और इसे चेक करने के लिए एक सेफ्टी टेस्ट जिसमें पावर को 700 मेगावाट्स तक गिराया जाता, एक ब्लैकआउट कंडीशन को स्टिमुलेट करने के लिए। उसके बाद टरबाइंस को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र किया जाता, ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी इतनी पावर है कि पंप्स सही से चल सके या नहीं। लेकिन एक टेस्ट उतना ही अच्छा होता है जितना उसे परफॉर्म करने वाला। 3 बार ये टेस्ट पहले भी फेल हो चुका था और चौथी बार जब ये टेस्ट किया गया वो दिन था 26 अप्रैल 1986। बोरिस शबरीना के बाद बारी आती है उलाना कॉम्युक की। वो आती हैं और कहती हैं ये समझने के लिए कि उस दिन क्या हुआ था हमें 10 घंटे पहले जाना होगा डिज़ास्टर के, 25 अप्रैल, जब ये टेस्ट एक्चुअल में होना चाहिए था। सब कुछ सही था, बट एक फ़ोन कॉल आया कीव से कि मिडनाइट तक वो पावर कट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 10 घंटे डिले करने के लिए बोल रहे थे। टेक्निकली तभी टेस्ट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन इन 3 लोगों ने उस टेस्ट को प्रोसीड किया और टेस्ट होने दिया। ये फर्स्ट क्रिटिकल मूवमेंट था चेन ऑफ डिजास्टर में। पर डिले से क्या प्रॉब्लम होगी?
पहली, मिडनाइट में शिफ्ट चेंज होती है और वो लोग ट्रेंड नहीं थे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पर अकीमोव और टॉप्टोनोव आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्होंने ये पहले कभी भी नहीं किया और वो नहीं जानते कि इसे कैसे किया जाए। उनके पास सिर्फ एक मैनुअल होती है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस्ड आउट किया गया होता है और वहाँ पर डियाटलोव आता है और सबको डांटना शुरू कर देता है कि वो फटाफट अपना काम करें और पावर को लोअर करके 700 मेगावाट पर ले आएँ। नेक्स्ट सीन हमें दोबारा ट्रायल का दिखाया जाता है जहाँ पर उलाना कॉम्यूक कहती हैं कि वो ऑपरेटर जो कि उस दिन रिएक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसकी एज सिर्फ 25 ईयर्स थी और उसका टोटल एक्सपीरियंस इस जॉब पे सिर्फ 4 मंथ का था। ये ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट होती डिले से। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब रिएक्टर को बहुत देर तक कम पावर पे चलाया जाता है तो उसमें अपने आप एक पॉइजन बनना शुरू हो जाता है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं और अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ जाती हैं। इसके बाद बारी आती है प्रोफेसर लेगासोव की। प्रोफेसर लेगासोव आते हैं और कहना शुरू करते हैं कि आपको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ये समझने के लिए कि चेरनोबिल में उस दिन क्या हुआ था। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती हैं। रिएक्टिविटी जो कि पावर जनरेट करती है वो या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे। ऑपरेटर का काम केवल इतना है कि वो उस बैलेंस को मेंटेन करके रख सके।